जेठानी का शाकाहारी खाना, देवरानी की दम बिरयानी। आहा, कितनी दमदार, कितनी लजीज खुशबू आ रही है मेरी बनाई चिकन दम बिरयानी में से। आज तो जो कोई भी मेरी बनाई दम बिरयानी खाएगा उसका तो दिल खुश हो जाएगा। अंकिता खुद से बातें करते हुए रसोई में दम बिरयानी बना रही होती है। तभी जेठानी कुमकुम किचन में आती है। ये लो प्यारी देवरानी जी, तुम यहाँ हो और मैंने पूरा घर छान मार लिया। वो सासू माँ ने तुम्हें याद किया है, बहुत ही अर्जेंट काम था। अंकिता जैसे ही रसोड़े से जाती है, जेठानी जलन के मारे बरनी में भरी कश्मीरी लाल मिर्च दम बिरयानी में डाल देती है। बड़ा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का शौक है ना देवरानी जी। हाँ, आज तुम्हारी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी जब सारे ससुराल वाले तीखी दम बिरयानी खाएंगे और कानों से धुआं निकलेगा। असली क्लाइमैक्स तो अब चालू होगा। कुछ देर में अंकिता किचन में लौटती है और डाइनिंग टेबल पर बैठे ससुराल वालों को दम बिरयानी परोसती है। अरे वाह पोता बहू, आज की दम बिरयानी तो देखने में बड़ी लजीज लग रही है, जल्दी से परोस दे, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। अंकिता भाभी, मेरी प्लेट में लेग पीस जरूर डालना और बिरयानी भी भरकर डालना। हाँ हाँ चारू, ये लो। फिर सारे ससुराल वाले दम बिरयानी खाना चालू करते हैं तो मिर्ची के चलते सबके कान से धुआं निकल जाता है। हाय दैया, हाय दैया, हाय दैया, ओहो कितनी तेज मिर्च है, मेरी तो जुबान जल गई। नाश पीटी कहीं की सारी कश्मीरी लाल मिर्च की बरनी गिरा दी है। एक तरफ ददिया सास सख्ती भरे मिजाज में देवरानी अंकिता को डांट लगा रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ जेठानी के मन में गर्म माहौल को देखकर लड्डू फूट रहे होते हैं। मगर आखिरकार कुमकुम ने क्यों अपनी देवरानी का खाना बिगाड़ा? क्या अंकिता अपनी सफाई पेश कर पाएगी? चलिए देखते हैं जहां से इस कलेश की शुरुआत हुई। जहां सुषमा दरवाजे पर दुल्हन के जोड़े में खड़ी अंकिता का स्वागत करवाती है। अंकिता बहू, ऐसी मान्यता है कि जब बहू अपने ससुराल में सीधा पैर पहले रखती है तो अपने साथ सुख समृद्धि लेकर आती है, तो पहले सीधा पैर रखना। ओह माय गॉड, मेरी सासू माँ ओल्ड टिपिकल सास की तरह हैं। लव मैरिज के बाद भी इतने टैंट्रम करने पड़ते हैं। अंकिता गृह प्रवेश करके अंदर आती है। जाओ कुमकुम बहू, अपनी देवरानी को उसका कमरा दिखा दो। जी सासू माँ। आओ आओ मेरी प्यारी देवरानी, चलो ये रहा तुम्हारा और देवर जी का कमरा। मैं चलती हूँ। खैर कल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है तो टाइम से उठ जाना, लेट सपेट मत उठना। जेठानी जी, कल की कल देखेंगे, अभी मैं सफर की थकी हुई हूँ, मुझे आराम चाहिए। देवरानी का घमंडी बर्ताव देखकर कुमकुम चुपचाप कमरे से चली जाती है। कुमकुम रोजाना की तरह तड़के सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करती है, मगर देवरानी अभी तक रसोई में पैर पसार कर पड़ी थी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। What the hell is doing on? कितनी अच्छी खासी नींद आई थी, मगर ये जेठानी जी कबाब में हड्डी बन गई। ये तो नींद ही भाग गई। अब उठी जाती हूँ। कुछ देर में अंकिता रसोई में आती है जहाँ कुमकुम हरी भरी सब्जियों की छटाई कर रही थी। गुड मॉर्निंग देवरानी जी, उठ गई आप? मॉर्निंग जेठानी जी, मगर अपनी रसोई में सुबह सुबह सब्जी मंडी क्यों लगा रखी है? मैं तो बस तुम्हारा काम सरल कर रही थी। ठंड का सीजन है और आज मौसम भी कितना सुहावना है, इसलिए मैं बाजार से ताजा ताजा पालक, सरसों, मेथी, बथुआ ले आई हूँ। देसी घी का तड़का लगाकर बढ़िया सा साग बनाना। बाकी फ्रिज में सफल से मटर पनीर और सोयाबीन चाप लाकर भी मैंने रख दिया है, जो मन करे बना लेना। कुमकुम की बात सुनकर देवरानी टू मच एटीट्यूड दिखाते हुए बोलती है, जेठानी जी, मैं अपनी पहली रसोई में ये घास फूस तो बिल्कुल नहीं बनाने वाली, सो प्लीज आप मुझ पर ऑर्डर मत झाड़ो। पहली रसोई मेरी है ना, तो मैं खुद डिसाइड करूंगी मुझे क्या बनाना है। अच्छा ठीक है, तो बना लो, मैं जाती हूँ। ये भगवान, ये मेरी देवरानी तो बिल्कुल जलेबी की तरह टेढ़ी है। कल से देख रही हूँ अच्छे से बात नहीं कर रही है। खैर मुझे क्या, मुझे रसोई से छुट्टी मिल गई। जेठानी बाकी कामों को निपटाने में लग जाती है। वहीं लगभग 1-1.5 घंटा बीत जाता है, तभी एक अजीब सी महक घर में फैल जाती है। बेड़ा गर्क हो, ये सुबह सुबह कौन नॉनवेज बना रहा है, कितनी बुरी बात आ रही है। तभी देवरानी रसोई में से शेफ के अंदाज में दम बिरयानी लेके निकलती है, जहां ससुराल वाले खाने के लिए बेसब्र बैठे थे। गर्मा गर्म दम चिकन बिरयानी पेश है। पूरा का पूरा ससुराल देवरानी के बनाए दम बिरयानी की खुशबू से भर जाता है। तभी जेठानी गुस्से से लाल पीली होकर बोलती है,
अंकिता, तुमने मेरी शाकाहारी रसोई में नॉनवेज बनाया है। अपनी पकाई बिरयानी खुद खा लो, क्योंकि सब लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी खाना खाते हैं। ये मांस मच्छी हमारे घर की रसोई में नहीं पकता। मगर देवरानी की बनाई लजीज दम बिरयानी की खुशबू से सबकी जीभ लपलपाने लगती है और ननद चारू कहती है, अरे छोटी भाभी, कोई आपकी बनाई दम बिरयानी खाए ना खाए, मैं तो खाऊंगी, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मुझको भी बिरयानी खानी है चाची, और मैं भी यही बिरयानी खाऊंगा। अरे बहू, अब तो मैं भी दम बिरयानी ही खाऊंगा। रोज रोज हरी सब्जी खाकर मेरा मन उगता गया है। जी ससुर जी, ये लीजिए। पूरा चटोरा ससुराल देवरानी की दम बिरयानी चाव से खाने लगते हैं, सिवाय सास को छोड़कर, जिससे जेठानी का पारा चढ़ जाता है। हे भगवान, मेरे ससुराल वाले कैसे चटोरे की तरह दम बिरयानी खा रहे? सबके सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कहीं सासू माँ भी स्नास पीटी नॉन वेजिटेरियन देवरानी के पक्ष में ना चली जाए। माँ जी, खाने दीजिए इन सबको चिकन। मैं हम दोनों के लिए बढ़िया सा देसी घी का तड़का लगाकर साग बनाती हूँ। हाँ हाँ बहू, ठीक है। वैसे भी जो स्वाद शाकाहारी खाने में है वो चिकन मटन में थोड़ी है। ऐसा बोलकर सास खुद को काबू करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मन दम बिरयानी खाने को ललचा रहा था। कुमकुम किचन में आती है, जहां मीट की गंदगी पड़ी हुई थी और मक्खी भिनभिना रही थी, जिससे वो भड़क जाती है। बेड़ा गर्क हो इस देवरानी का, मेरी साफ सुथरी रसोई में भंगार मचा दिया है। अभी बताती हूँ। देवरानी, ओ देवरानी, यहाँ तो आना। क्या हुआ जेठानी, क्यों इतना तिलमिला रही हो? ये जो तुमने किचन में कूड़ेदान मचा रखा है, जल्दी से साफ करो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस भगोने में चिकन बनाने की? इसमें मैं साग उबालती थी। अब तुम ही करना इस बर्तन का इस्तेमाल, समझी? दोनों देवरानी जेठानी में बहसबाजी करके अपने काम करती हैं, मगर ससुराल में एक ही रसोई मौजूद थी, जिसमें एक गैस चूल्हे पर जेठानी शाकाहारी खाना बनाती तो दूसरे पर देवरानी चिकन मटन वाली दम बिरयानी बनाती, जिसके चलते डेली उनमें कलेशबाजी हो जाती थी। आहा, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है मेरे कढ़ाई पनीर से। देख लेना देवरानी, आज तो मेरी कढ़ाई पनीर के आगे तुम पानी भरोगी। हाँ, सब उंगलियां चाटकर खाएंगे मेरी शाकाहारी कढ़ाई पनीर। देखते हैं जेठानी जी, किसके खाने में ज्यादा दम है, आपकी शाकाहारी खाने में या मेरी दम बिरयानी में? दोनों अपना अपना खाना परोसती हैं। देखिए, मैंने सबके लिए बढ़िया मलाई डालकर कढ़ाई पनीर बनाई है। चलिए खाइए सब लोग। अरे बड़ी बहू, मैं तो दम बिरयानी खाऊंगी, पनीर तो तू ही खा। हम सब भी दम बिरयानी की पार्टी हैं भाभी, पनीर आप ही खाना। पूरा का पूरा ससुराल देवरानी के बनाए दम बिरयानी पर टूट पड़ता है, जिसमें सास भी शामिल थी, जिससे जेठानी की बनाई पनीर की सब्जी बच जाती है और वह खुंदक मचाते हुए रसोई में लौटकर दम बिरयानी का सामान फेंकने लगती है। इस देवरानी की दम बिरयानी ने मेरी नाक में दम करके रख दिया है। इतने में अंकिता किचन में आ जाती है और किलस कर बोलती है, अरे ओ जेठानी जी, क्या भसड़ मचा रखी है? क्यों तमाशा कर रही हो? सारे मसाले के डिब्बे वापस रखो। बिल्कुल भी नहीं। अब अगर तुम्हें दम बिरयानी बनानी है तो कहीं और जगह ढूंढो, मेरी रसोई में तुम्हारी जगह नहीं। रसोई तुम्हारे अकेले की नहीं है, मैं भी इस घर की बहू हूं। मेरा भेजा फ्राई मत करो, समझी ना? बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हारा। अंकिता को भड़कते देखकर जेठानी भीगी बिल्ली बन जाती है और अगले दिन जब वह दम बिरयानी बनाती है तो उसमें मिर्ची मिला देती है। बस, अब बहुत बर्दाश्त कर लिया इस जलकोकड़ी जेठानी का, अब इसका भांडा फोड़ना ही पड़ेगा। अंकिता सबके सामने जेठानी का कच्चा चिट्ठा खोल देती है, जिससे सब उस पर दाना पानी लेके चढ़ जाते हैं। बोलिए भाभी, आपको मेरी अंकिता से इतनी जलन क्यों है? जवाब दो कुमकुम, तुमने ऐसा क्यों किया आखिरकार? तो मैं और क्या करूं? मैं शाकाहारी चिकन की बदबू मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन आप सब लोग तो देवरानी के दम बिरयानी खाते। मैं इतनी मेहनत से सबके लिए खाना बनाती हूँ, कोई छूता भी नहीं है। मेरी तो अब महत्व ही खत्म हो गया है। बड़ी बहू, ऐसा नहीं है। खैर, तुझे चिकन से दुर्गंध आती है तो मैं एक अलग रसोई तैयार करवा देती हूँ। और अब ये तय रहा, 6 दिन शाकाहारी खाना बनेगा और 7वें दिन दम बिरयानी बनेगी। सास के इस फैसले से दोनों देवरानी जेठानी के बीच में तालमेल बैठ जाती है और अब देवरानी की बिरयानी और जेठानी का शाकाहारी खाना भी सब चाव से खाने लगते हैं। चलो निहारिका बेटी, अब तुम भी कुछ दिन बाद शादी करके अपने ससुराल चली जाओगी, पर याद रखना, सास कभी माँ नहीं बन सकती, तो इसीलिए संभल कर रहना। आंटी जी, मुझे तो माँ का भी प्यार नहीं पता कैसा होता है, और पापा कहते हैं कि अब मेरा असली घर वही है। अगर सास थोड़ा डांट भी देगी तो मैं चुपचाप सुन लूंगी। रिश्ता पक्का होते ही आसपास की औरतें निहारिका को डराने लग जाती हैं और सास के बुरे स्वरूप के बारे में बताती हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन निहारिका के पास उनकी दोस्त रेशमा का कॉल आता है, जिसकी शादी को 2 साल हो चुके थे।
अब तो तेरी भी शादी हो जाएगी, उसके बाद तेरी सास भी तेरे सर पर खड़ी रहेगी। शादी से पहले तो सब अच्छा होता है, पर सास का असली चेहरा तो शादी के बाद नजर आता है। तू ऐसा क्यों बोल रही है? मेरी सास तो मेरे साथ बहुत प्यार से बात करती और कहती है कि मैं उनकी बेटी की तरह हूँ। ये तो सब बस कहने की बात है। मेरी सास भी पहले ऐसे ही करती थी, पर अब मुझे वो नौकर बनाकर रखती है। अगर थोड़ी सी गलती हो जाती है तो डांटती है, यहाँ तक कि थोड़ी सी लड़ाई होने पर मेरे मायके में फोन घुमाकर मेरी शिकायत कर देती है। अपनी सहेली और आसपास के लोगों की बातें सुनकर अब निहारिका डरी डरी रहती है। तो वहीं बिन माँ की बेटी के लिए निहारिका के पिता अरविंद भी परेशान रहते हैं। क्या हुआ पापा, आप कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रहे हैं। बेटा, तू बिन माँ की बच्ची है, पता नहीं ससुराल में कैसे रहेगी। कहीं तेरी सास ने कभी तुझे डांटा या तुझ पर अत्याचार किया तो? मैंने तुझे बड़े ही नाजुक से अकेले पाला है, पता नहीं तू ससुराल में कैसे रहेगी। पर मैं तुझे सारी जिंदगी अपने पास भी तो नहीं रख सकता, मुझे अपने बाप होने का भी तो फर्ज भी निभाना है। पापा फिक्र मत करो, मैं वहाँ खुश रहूंगी, और मेरी सास कितनी ही बुरी क्यों ना हो, मैं आपकी दी हुई सीख से अपनी सास का दिल खुश कर दूंगी। निहारिका अपने पिता को तो समझा लेती है, पर वो खुद भी अंदर से काफी डरी हुई होती है। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द निहारिका की शादी हो जाती है। और शादी के बाद जब निहारिका अपने ससुराल जाती है तो वो देखती है कि उसकी सास उसके साथ बहुत ही प्यार से बातें कर रही है। यहाँ तक कि उसकी नंद भी उसका ख्याल रख रही है। और पहली रसोई वाले दिन, हे भगवान, आज मेरी पहली रसोई है। अपने घर में तो मैं सिर्फ अपने और पापा के लिए खाना बनाती थी, पर यहाँ तो मेरे पति, सास, ससुर और नंद भी हैं। कहीं मुझसे गलती हो गई तो हे भगवान मेरी मदद करना। बहू, तो मुझे बड़ी परेशान नजर आ रही है। हाँ चल, तेरी भाभी का आज ससुराल में पहला दिन है और वो थोड़ी डरी हुई है, इसीलिए तू रसोई में खड़ी रहकर अपनी भाभी की मदद करवाएगी ताकि बहू की पहली रसोई अच्छे से हो सके। हाँ फिक्र मत करो, मैं भाभी के साथ हूँ। भाभी, आप भी अपने मन से डर निकाल दो और मुझे अपनी बहन की तरह समझो। और माँ तो वैसे भी आपको अपनी बेटी ही समझती है। इतना बोलकर आंचल अपनी भाभी के साथ मिलकर खाना बनवाती है। कुछ दिन बाद जब पूरा परिवार निहारिका के हाथ का खाना खाता है तो उसकी खूब तारीफ करते हैं। अरे आशा, अपनी बहू ने खाना बनाना सीख ले। मेरी बहू रानी तुमसे अच्छा खाना बनाती है। पापा निहारिका आखिर बीवी किसकी है? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बहू से खाना बनाना सीख लूंगी। अब बहू को थोड़ा आराम करने तो, बेचारी थक गई होगी। और आंचल, तू कॉलेज जा वरना आज भी लेट हो जाएगी। बहू, पहले नाश्ता कर ले तू भी। अपनी सास के कहने पर निहारिका नाश्ता करती है और फिर अपने कमरे में जाकर आराम करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अकेली निहारिका को घर का काम करता देख एक दिन शाम को जब पूरा परिवार साथ बैठता है तो आशा अपनी बहू बेटी से कहती है, मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है, और मैं अपनी एक बेटी से घर का इतना काम नहीं करवा सकती, इसलिए आंचल कॉलेज जाने से पहले तू घर के कामों में भाभी की मदद करवाएगी। पर माँ, मुझे कॉलेज जाना होता है। अब मैं कॉलेज घर के काम करके कैसे जाऊँ? मैं एक काम करती हूँ, मैं कॉलेज से आकर घर के काम कर दिया करूंगी। सुबह का काम भाभी संभाल लेंगी और शाम का काम मैं संभाल लूंगी। अच्छा हुआ कि मैं लड़की नहीं हूँ और ना ही घर में रहता हूँ, वरना माँ हम तीनों में फर्क नहीं करती और मुझसे भी काम करवा लेती। काम तो मैं तुझसे अभी भी करवा लूं अगर तू घर में रहे तो। और हाँ, जिस दिन तेरी छुट्टी रहेगी उस दिन तू बहू को बाहर ले जाना और बहू को भी कभी शॉपिंग करवा कर लिया। बेचारी मेरी बहू सारा दिन घर में ही रहती है। माँ फिक्र मत करो, 2 दिन बाद मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। सोच रही हूँ इस बार भाभी को भी ले चलूं। अपनी सास का इतना प्यार देखकर धीरे धीरे निहारिका की सोच बदलने लगती है। तो वहीं अब आंचल जब भी बाहर घूमने जाती तो वो अपनी भाभी को अपने साथ ले जाती। ऐसे ही एक दिन निहारिका अपनी सास के साथ शॉपिंग करने के लिए तैयार हो रही होती है तो निहारिका की दोस्त रेशमा का फोन आता है। कैसी है तू? तेरी सास तुझे अनाथ होने का ताना तो नहीं देती? तेरे ससुराल में सब ठीक तो है? अगर कोई तुझे कुछ उल्टा बोले तो तू भी सुना देना, किसी की मत सुनना। रेशमा, मैं नहीं जानती सास कैसी होती है, पर मेरी सास बहुत अच्छी है। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो शायद वो भी मुझे इतना प्यार ना दे पाती जितना मेरी सास करती है। तुझे नहीं पता, मेरी सास ने हम दोनों नंद भाभी का काम बांट दिया। मेरी सास मुझे मॉडर्न कपड़े ला कर देती है, मुझे खुद बाहर घुमाने के लिए ले जाती है, और आज तो वो मुझे शॉपिंग करवाने ले जा रही है। और मेरी नंद भी बहुत अच्छी है, मेरे साथ बहन की तरह रहती है। कुछ भी लाती है तो मुझे जरूर देती है। अरे निहारिका, तू कितनी भोली है। ये सब उनकी बस चाल है। शादी के बाद 4 दिन की चांदनी होती है। ये लोग तुझे धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाएंगे। अच्छा मैं रखती हूँ, मेरी सास का दिमाग फिर से खराब हो गया। पता नहीं पागल बुढ़िया क्यों चिल्ला रही है। क्या सच में सास इतनी बुरी होती है?
रेशमा की बात सुनकर एक बार निहारिका सोच में पड़ जाती है और शाम को जब शॉपिंग करके घर आती है तो उसके सिर में दर्द होने लगता है। अरे क्या जरूरत थी मेरी बहू को इतनी भीड़ में ले जाने की? किसी दुकान में, बड़ी दुकान में ले जाती, 2 पैसे ज्यादा ही तो लगता सामान लेने में। देखो बहू की तबीयत हो गई ना खराब, बेचारी के सिर में कितना दर्द हो रहा है। पापा जी मैं ठीक हूँ, बाहर आने जाने से थोड़ा सर में दर्द तो होता ही है। नहीं बहू तू बिल्कुल ठीक नहीं है, सही कह रहे तेरे ससुर जी, सारी गलती मेरी है। अगर मुझे पता होता कि भीड़ में जाने से तेरी तबीयत खराब हो जाती तो मैं तुझे लेकर ही नहीं चलती। तू यहीं बैठ, मैं अभी तेरे लिए चाय लाती हूँ, फिर तेरे सर में तेल लगा दूंगी और तेरा सर दबा दूंगी, तुझे आराम मिलेगा। इतना बोलकर आशा अपनी बहू के लिए चाय बनाती है। जहाँ निहारिका चाय पीती है वहीं सास उसके सिर में तेल लगाने लगती है। अपनी सास का प्यार देखकर निहारिका के मन से सारा डर खत्म हो जाता है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन अचानक से निहारिका की तबीयत फिर खराब हो जाती है। रवि जी आप जरा मुझे थर्मामीटर दे दीजिए, मुझे लग रहा है मुझे बुखार हो रहा है। निहारिका तुम्हारी तबीयत खराब हो नहीं रही, बल्कि तुम्हारी तबीयत खराब है। तुम यहीं पर आराम करो, मैं अभी माँ को बुलाता हूँ। रवि जल्दी से अपनी माँ को बुलाता है और जब आशा अपनी बहू का बुखार चेक करती है तो वो देखती है कि उसकी बहू को 104 डिग्री बुखार है। रवि किसी काम से बाहर चला जाता है जिस वजह से आशा बहू की देखभाल करती है। जिसके बाद आशा सारी रात सो नहीं पाती और अपनी बहू के पास बैठकर ठंडे पानी से उसकी पट्टी करती है और अपने हाथों से उसे दवाई खाने के लिए देती है और अपनी बेटी की तरह उसका ख्याल रखती है। और ऐसे ही सुबह हो जाती है। माँ आप कल रात से भाभी के पास बैठी हो, अब जाकर थोड़ा आराम कर लो, मैं भाभी के पास बैठ जाऊंगी। हाँ माँ मैं आ गया हूँ, मैं देख लूंगा, अब आप आराम कर लो वरना आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। और आंचल तू अपनी भाभी के लिए दलिया खिचड़ी बना दे, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ले ली है। नहीं दलिया मैं बनाऊंगी, ये पता नहीं कैसा बनाएगी, तू रहने दे आंचल, मैं जाती हूँ। पूरी रात जागकर बहू की सेवा करने के बाद थकी हारी आशा रसोई में जाकर दलिया बनाती है और रवि अपनी बीवी के पास बैठकर ऑफिस का काम करता है। कुछ देर बाद निहारिका के पास उसके पिता का फोन आता है। मेरी प्यारी निहारिका, ससुराल जाकर तो तू अपने पिता को भूल ही गई। वहाँ सब ठीक तो है, कोई तुझे परेशान तो नहीं करता? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने तुझसे तेरा फोन छीन लिया और तुझे मुझसे बात नहीं करने देते? पापा कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है इसलिए फोन नहीं कर पाई और मैं यहाँ। निहारिका आगे कुछ बोल पाती कि तभी उसका फोन बंद हो जाता है जिस वजह से वो अपने पिता से बात नहीं कर पाती। अपनी बेटी से सही से बात न होने पर अरविंद और ज्यादा परेशान हो जाता है और शाम तक अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल आ जाता है और वो देखता है कि उसकी बेटी अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी है और उसकी सास उसके पास बैठकर फ्रूट्स काटकर उसे खिला रही है। पति थोड़ी दूर पर खड़े होकर थर्मामीटर में बुखार चेक कर रहा है और नंद ससुर भी पास में खड़े हैं। बेटी ये क्या हालत हो गई तेरी? अरे समधी जी आप अचानक यहाँ? हाँ मेरी इससे बात नहीं हो पा रही थी इसलिए मिलने आ गया। अच्छा हुआ आप आ गए, दोनों बात कीजिए, हम आपके चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। और बेटा तू ये सारे सेब खा लेना, ठीक है? सब चले जाते हैं तभी निहारिका बोलती है। पापा आप मेरी फिक्र क्यों करते हो? आप तो जानते हो ना कि मैं कितनी जल्दी बीमार पड़ती हूँ और मैंने दवाई ले ली है, आप मेरी चिंता मत करो। घर में सब बहुत अच्छे हैं। मैं नहीं जानती सास कैसी होती पर मेरी सास बहुत अच्छी है। उन्होंने कभी भी मुझे माँ की कमी नहीं होने दी। मुझे लगता है कि अगर आज माँ जिंदा होती तो वो भी मेरी इसी तरह से फिक्र करते। तू सही कह रही है बेटा, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है तेरे ससुराल वालों को तेरी चिंता करते हुए। आज तुझे खुश देखकर और तेरे ससुराल वालों खासकर तेरी सास को तेरी फिक्र करता देखकर मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई। अब मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी बेटी की शादी सही जगह करी है और असल में तुझे सास के रूप में माँ मिली है। हाँ समधी जी चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी मेरी बहू नहीं बेटी है। लीजिए चाय पीजिए और बेटी से खूब बातें कीजिए। उस दिन निहारिका और अरविंद खूब बातें करते हैं और अच्छा टाइम बिताते हैं।